नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बतलाएंगे जनता रिपोर्टर्स। अफगानिस्तान में तालिबानियों के आतंक को रोकने के लिए अहमद मसूद की सेना लगातार अपने लड़कों को तैयार कर रही है, तो वहीं अब तालिबानियों ने भी उनके आगे घुटने टेक दिए हैं और आज कमांडर स्तर की बैठक हुई दोनों के बीच में। बताया जा रहा है कि इस बैठक का निर्णय अभी तक क्या था क्या नहीं, लेकिन यही है कि पंजशीर में अब तक तालिबानियों का कब्जा नहीं हुआ है और पंजशीर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तालिबानियों को खदेड़ा गया है। हालांकि तालिबानियों की तरफ से अमेरिका को भी चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दे। तालिबान प्रवक्ता जेबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजाहिद ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि नाटो की सेना 31 अगस्त तक किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़कर चली जाए, हम इसकी समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उसने अमेरिका से अनुरोध किया कि वो अफगानिस्तान के काबिल लोगों को ना लेकर जाए। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि 31 अगस्त के डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में काबिज हो चुका है। इसके बीच में भारत में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीडीएस ने ये कहा है कि तालिबान वही पुराना तालिबान है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो 20 साल पुराने वाला तालिबान ही है। हालांकि उन्होंने भारत के संदर्भ में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत के लिए ये चिंता जाहिर की है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने के बाद भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। भारत की नज़र अब इस बात को लेकर है कि किस तरह से अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियां भारत की तरफ आती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीडीएस ने ये भी कहा है कि भारत जो है इस पूरे मामले को लेकर के लगातार योजना बनाने के स्तर पर चल रहा है और उसकी तैयारी बिल्कुल पूरी है। लेकिन जहां तक तालिबान को लेकर देखा जाए तो तालिबान वही पुराना तालिबान है, अब केवल उसके भागीदार बदल गए हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद चंडीगढ़ में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर दोपहर के लंच का आयोजन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हुई इस लंच डिप्लोमेसी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस आयोजन में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा समेत पार्टी के तमाम विधायक और दिग्गज नेता जुटे हैं। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुलदीप बिश्नोई जैसे कई चेहरे इस कार्यक्रम में भी नजर नहीं आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस लंच डिप्लोमेसी को सफल माना जा रहा है, चूंकि काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ जुटे हुए नजर आए हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का हालांकि ये कहना है कि ये कोई डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि इस तरह से कार्यक्रम किए जाते रहते हैं। बहरहाल देखना यही होगा कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन का जो जल्द ऐलान होना है, उसमें इस लंच डिप्लोमेसी का कितना फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे को मिलता है। महाराष्ट्र में मंगलवार रात राजनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को देर रात जमानत पर रिहा कर दिया गया। दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वही जमानत से रिहा होने के बाद राणे के समर्थकों ने मुंबई में जमकर जश्न मनाया। तो वही राणे ने ट्वीट कर कहा कि सच की जीत हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें अगले हफ्ते 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। वहीं राणे को जमानत मिलने के बाद मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नारायण राणे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सत्यमेव जयते। लखनऊ में दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपर मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ सुधीर कुमार मिश्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान लखनऊ नोड में ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना के लिए 200 एकड़ जमीन आवंटित करने की सहमति बनी।
तो वहीं इस सेंटर की स्थापना के लिए करीब 300 करोड़ की लागत इसमें निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया जाएगा और इसी कड़ी में ब्रह्मोस एयरस्पेस के सीईओ सुधीर कुमार मिश्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार को मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के दौरान डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए 200 एकड़ जमीन आवंटित करने पर सहमति बनी और इस सेंटर की स्थापना के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज पर पहुंचता जा रहा है। इसके फैलने की दर पहले के मुताबिक अब कम हो गई है। आपको बता दें कि तकनीकी तौर पर एंडेमिक स्टेज का मतलब किसी महामारी का कम लोगों या किसी खास इलाके तक सीमित रहना है। वहीं आपको बता दें कि भारत में दूसरी लहर के बाद अब कोरोना के आंकड़े में कमी दर्ज की गई है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज पर पहुंचता जा रहा है और इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी हो चुकी है। तकनीकी तौर पर एंडेमिक स्टेज का मतलब किसी महामारी का असर कम लोगों या किसी खास इलाके तक सीमित रहने से है। भारत में दूसरी लहर के बाद कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने इस बार जमकर कहर बरपाया है। राजस्व विभाग की माने तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 309 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लोग अभी भी लापता हैं। यही नहीं, राजस्व विभाग को ही 865 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक इस मानसून सीजन के दौरान हुआ है। वहीं इस पूरे नुकसान की रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और फिर मुआवजे की मांग की जाएगी। इसके बाद अभी तक मॉनसून सीजन के अंदर ही सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़े की माने तो अभी तक सामान्य से 19% कम बारिश का अनुमान लगाया गया है। लेकिन यही नहीं, आगामी 15 सितंबर तक अभी मॉनसून सीजन रहेगा और जिस बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बार फिर से अपने गृह क्षेत्र मंडी पहुंचने वाले हैं, जहां पर 26 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां पर विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जाएंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए 26 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 26 अगस्त को सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। आए दिन अमृतसर में लुटेरे लूट की घटना को दे रहे हैं अंजाम। ताजा मामला अमृतसर के दबुर्जी से सामने आया, जहां पर डेली नीड की शॉप पर कल हथियारबंद नौजवानों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान मालिक के मुताबिक 5 नौजवान पिस्तौल की नोक पर उनकी दुकान में घुसते हैं और पूरे गले में जितना कैश है वो लेकर वहां से फरार होते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है और दुकान मालिक के द्वारा पुलिस को सूचित कर दिया जाता है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। चौहरे हत्याकांड में ये सामने आया कि कैसे राय सिंह यादव नाम के हत्यारोपी ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्यारोपी बदमाश ने हत्यारोपी राय सिंह यादव ने 62 वार कर 4 लोगों को दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतारा, जिसमें अनामिका तिवारी के ऊपर तकरीबन 22 कुल्हाड़ी से वार किए गए, जबकि मासूम 5 वर्षीय मासूम सुरभि के शरीर पर तकरीबन 16 वार किए गए। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हत्याकांड के पीछे क्या कुछ बड़ी वजह रही थी, जिसके चलते इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने राय सिंह की बीवी विमलेश को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर ये कहा है कि तफ्तीश में सामने आया कि कैसे विमलेश यादव ने इस हत्याकांड में हत्यारोपी राय सिंह का साथ दे इस वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका अदा की। पंचकुला जिला अदालत ने लूट व डकैती के मामले में सजा सुनाते हुए 10 दोषियों को
कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला है वर्ष 2014 का, जहां हाई प्रोफाइल रजत ज्वेलर डकैती मामले में इन आरोपियों को पंचकुला जिला अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है, जबकि 2 आरोपियों को बरी किया गया है। इन 10 दोषियों में जो आरोपी लूट की वारदात में शामिल थे उन्हें 7-7 साल की सजा, जबकि आरोपियों से सोना खरीदने वाले आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2014 में दिन दहाड़े पंचकुला के वीवीआईपी एरिया एमडीसी स्वास्थ्य विहार में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान में आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें दुकान के मालिक की कनपटी पे बंदूक रखकर करीब 17 मिनट में 1.5 करोड़ की ज्वेलरी व स्विफ्ट कार को ले उड़े थे आरोपी। इस मामले में एक अहम फैसला सजा का पंचकुला जिला अदालत द्वारा सुनाया गया है। हाईटेक हुआ हथनीकुंड बैराज का ऑपरेटिंग सिस्टम, अब कहीं भी बैठकर की जा सकती है मॉनिटरिंग। 5 राज्यों से पानी की सप्लाई का यहां से होता है बंटवारा। हम आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज अक्सर बरसात के दिनों में चर्चा में रहता है, क्योंकि यहां से जो है पानी डिस्चार्ज किया जाता है, जो कि दिल्ली समेत कई जगहों पर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है पूरे सिस्टम को हाईटेक किया गया है, जिसके जरिए यहाँ पर आसानी से अब मॉनिटरिंग की जाएगी। जहाँ पहले 18 गेटों को खोलने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगती थी और कई दिक्कतें आती थी, लेकिन इस हाईटेक सिस्टम से एक साथ 18 गेटों को खोला जा सकेगा। साथ ही कितना पानी डिस्चार्ज किया गया है इसका डाटा भी स्टोर रहेगा। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है 17 से 18,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज में बह रहा है और यहाँ से जो है हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 राज्यों को पानी की सप्लाई की जाती है और अक्सर वर्षा के दिनों में ये चर्चा में रहता है। और इसके लिए जो कर्मचारियों को दिक्कतें आती थी उसको लेकर अब एक हाईटेक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है और अधिकारियों का कहना है कि केवल एक व्यक्ति द्वारा भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है और देश के किसी भी हिस्से में बैठकर इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा सकती है। इससे कहीं ना कहीं जो है डाटा भी स्टोर रहेगा और पूरे काम के अंदर पारदर्शिता भी आएगी। सिरसा जिला में पिछले काफी दिनों से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। सिरसा पुलिस ने अब जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। सिरसा के एसपी डॉक्टर आरपी जैन खुद इस एक्शन प्लान को तैयार कर रहे हैं और सिरसा जिले के सभी पुलिस थानों से अपराधियों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। अब पिछले 5 साल के उन सभी अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है जिन पर विभिन्न मुकदमे दर्ज है। इन पर पुलिस की टीमें नज़र रखेगी। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आमतौर पर क्राइम वही लोग करते हैं जो पहले से किसी न किसी मामले में शामिल रहे हो, इसलिए हमने नया प्लान तैयार किया है। सभी थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। रादौर में रोजगार कार्यालय खुलने से इसका युवा वर्ग जो है भरपूर फायदा उठा रहा है। बता दें कि रादौर में 1 जनवरी 2021 को जो है रोजगार कार्यालय खोला गया था। उसके बाद से अगर पंजीकरण की बात की जाए तो 880 जो है युवाओं ने यहाँ पर पंजीकरण कराया है और काफ़ी युवा ऐसे भी हैं जिनमें से जो है सक्षम के तहत यहाँ पर रोजगार पा चुके हैं। तो माना जा सकता है कि जब से रादौर में रोजगार कार्यालय खुला है तो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए, जो क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हरियाणा के युवाओं का भारतीय सेना में विशेष योगदान होता है, इसलिए हरियाणा के युवाओं का सेना में भर्ती होने का जज्बा देखने को मिलता है। इसीलिए हरियाणा के सैकड़ों युवा सेना की भर्ती की तैयारियों में हर समय जुटे रहते हैं। वहीं रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में 20 अगस्त से 7 सितंबर तक होने वाली सेना की भर्ती में सैकड़ों युवा तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन भर्ती की तारीख नजदीक आने से पहले ही भर्ती को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि आज शहर में से विरोध प्रदर्शन कर देश की सरकार को जगाना चाहते हैं कि सेना की भर्ती की तारीख निश्चित की जाए ताकि युवाओं की आयु सीमा समाप्त न हो। युवाओं का कहना है कि यह भर्ती 2019 में होनी थी, जो कि लोकसभा के इलेक्शन आने के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। फिर कोरोना की दूसरी लहर और पहली लहर के बाद अब दूसरी बार फिर स्थगित कर दिया गया है। बार बार स्थगित करने के बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो आज सैकड़ों की संख्या में राजीव गांधी खेल स्टेडियम में इकट्ठा हुए और शहर में से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। वहीं सीटीएम के जरिए उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया कि इस भर्ती की समय सीमा और तारीख निश्चित की जाए ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। कैथल में आज से सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय में धरना देते हुए भूख हड़ताल शुरू की है।
नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि कोरोना काल के दौरान जो उनके साथी मृत हुए थे उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की ये भी मांग है कि जनप्रतिनिधि और कार्यालयों के अंदर जिस सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है उनको वहां से हटाकर शहर की सफाई के अंदर लगाया जाए ताकि शहर की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रहे। हालांकि ये देखना होगा कि इनकी हड़ताल कितने दिन चलती है। पहले भी इन लोगों की सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है, हर बार सरकार के द्वारा इनकी मांगें मान ली जाती हैं, लेकिन इनका ये आरोप है कि जो इनके वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल की है। हरियाणा सरकार की नई शिक्षा नीति के चलते अब आंगनबाड़ी जो केंद्र पर वर्कर काम करते थे उनको ट्रेंड किया जा रहा है ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नौनिहाल हैं उनके दिमाग का सर्वांगीण विकास हो सके। जिस तरीके से प्ले स्कूल में बच्चों को पहले ट्रेंड किया जाता था और मोटी फीस वहां पर परिजनों की तरफ से दी जाती थी, लेकिन अब ये काम जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो करेंगे और जो करीब जिले में 117 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको अब प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा, जिससे न केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे वो भी अब छूट नहीं पाएंगे, उनको भी अब शिक्षा इनकी तरफ से दी जाएगी। और देखना होगा कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल प्ले स्कूल के नाम पर अभिभावकों की जेब को ढीला करते थे उन पर अब कितना फर्क पड़ेगा। सोनीपत के मैलाना रोड पर स्थित डिपो धारक के पास घटिया क्वालिटी का फफूंदी युक्त गेहूं पहुंचा है और जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने लेने से मना कर दिया है। वहीं पूरे मामले में जब अधिकारी से बातचीत की गई तो अधिकारी ने अनाज बदलवाने के साथ साथ जांच करने की भी बात कही है, लेकिन इससे पहले भी कई बार घटिया क्वालिटी का अनाज आ चुका है और पहले भी जांच की बात कही जा चुकी है, लेकिन हर बार जांच के नाम पर बिल्कुल लिपापोती कर दी जाती है। जहां प्रदेश की सरकार लोगों तक अच्छा अन्न पहुंचाने का प्रयास कर रही है तो वहीं अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार की नीतियों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान होना चाहिए और एक जांच कमेटी जरूर बिठाई जानी चाहिए। यह गांव है या तालाब, फरीदाबाद का गांव सोतई इस तरह के बहुत सारे सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। पूरे गांव में हालात तालाब और गंदगी जैसे बने हुए हैं। सरकार गांवों को सुधारने की बात कर रही है, लेकिन इस गांव को देखकर लगता है कि हम किसी गांव में नहीं किसी नरक खाने में आ गए हों। विकास के प्रति इतने गंभीर सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन इस गांव के सरपंच और यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।